जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्लोज में। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो हाल ही में सिंगापुर के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। इन्होंने बोला म्यांमार की आर्मी को आज के टाइम पर जरूरत है कि वो कोऑपरेट करके चले और वहां पर शांति बनाकर रखे। ऐसा क्यों? तो आप लोगों को मालूम होगा 1 फरवरी 2021 में वहां पर तख्ता पलट हुआ। जो गवर्नमेंट के पास पावर्स थी वो सारी पावर्स म्यांमार की मिलिट्री ने छीन ली। तो ये म्यांमार मिलिट्री कू क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उनको भी हम साथ में डिस्कस कर डालेंगे। नाउ इसी के ऊपर आप देख पाओगे ढेर सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक आर्टिकल आया जिसमें बताया गया म्यांमार्स आर्मी नीड टू कोऑपरेट फॉर पीस, और ये सब दिया गया स्टेटमेंट सिंगापुर के द्वारा। नाउ सबसे पहले आप देख पाओगे यहाँ पर मैप, और ये इस मैप को मैं भी आपको अच्छे से दिखाऊंगा भी। लेकिन देखो, जैसे ही वहां पर म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू आया 1 फरवरी को, उसके बाद से ही लोग काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे हैं। लोग सड़कों पर उतर आ चुके हैं। लगातार लोगों का कहना यह है कि हम लोगों को म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हम लोगों को वापस से अपनी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी चाहिए। जो हमारी पहले पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, जो हमारी लीडर थी, वो चाहिए। तो बहुत कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो आप देख पाओगे उसी तरीके से बहुत सारे पिक्चर्स इंटरनेट पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनके द्वारा एक बैनर इस्तेमाल किया गया, वी डोंट एक्सेप्ट मिलिट्री कू। ये कू क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहले अभी तक आपने स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहां पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे पूछ सकते हो। नाउ देखो, ऐसे आर्टिकल्स और भी वेरियस जगह पर कवर करे गए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यूएस न्यूज ने भी सेम आर्टिकल कवर किया। उसके बाद एशिया वन के द्वारा भी इसको कवर किया गया। मतलब कि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी की वजह से मुझे भी चांस मिला कि मैं आपको म्यांमार की मिलिट्री कू के बारे में एवरीथिंग जो है यहाँ पे बता सकूं। नाउ अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं हमारे दिमाग में, जो कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले तो हम डिस्कस करेंगे ये एग्जैक्टली न्यूज क्या है। उसके बाद हम जानेंगे म्यांमार के बारे में। म्यांमार की लोकेशन देखेंगे, वहां की डेमोग्राफी, रिलीजन क्या है, उसकी पॉलिटी, हिस्ट्री, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद हम जानेंगे जो ये म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हुआ, इसके पीछे का मेन कारण क्या था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इंडिया के रिलेशन देखेंगे हम लोग म्यांमार मिलिट्री के साथ। और साथ ही साथ इंडिया का क्या इंटरेस्ट है म्यांमार के अंदर, क्या इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, क्या चीजें हैं, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस अकेले वीडियो के अंदर। चलो, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पिक्चर ध्यान से देखनी है। तो पिक्चर नंबर 1 के अंदर जो आप देख पा रहे हो ये लेडी, इनका नाम है ऑन्ग सैन सू ची। और दूसरा पिक्चर आप देख पाओगे ये है मिलिट्री के वहां के जनरल, जिन्होंने आज के टाइम पर मिलिट्री कू किया है, तख्ता पलट हुआ है और इनके कब्जे में आज के टाइम पर म्यांमार है। नाम है मिन ऑन्ग हिलैंग। तो आप देख पाओगे इन दोनों का पिक्चर आपने सही से देख लिया। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं यहाँ पर क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट 1 फरवरी 2021 में हुआ। और तख्ता पलट से पहले पहले कौन रहता था वहां पर, पहले किसकी सरकार चलती थी? तो पहले वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम है एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और उसकी लीडर थी ये। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा, उसकी लीडर थी ये। अब वहां पे म्यांमार की मिलिट्री ने क्या करा, इनकी पावर्स को छीन लिया और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और भी यहाँ पे जो पावर्स थी, साथ ही साथ जो ये थी, इनको अरेस्ट किया गया, इनको कस्टडी में लिया गया, डिटेन किया गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने भी फेस करी। तो ये सिचुएशन चल रही है, तो पिक्चर दिखानी काफी जरूरी थी। आई होप आप लोगों को पिक्चर में अच्छे से क्लियर हुआ सब कुछ। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूज के बारे में, तो देखो म्यांमार के अंदर ये कोई नई बात नहीं है। म्यांमार में हमने पहले भी देखा मिलिट्री कू आया था। लेकिन अगर हम बात करें जब से म्यांमार इंडिपेंडेंट हुआ है तब से हमने एक दो बार देख चुके हैं, मिलिट्री कू पहले भी आ चुका है। इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1948 में ब्रिटिश रूल से ये म्यांमार निकल कर आया था। यहाँ पे आप देख पाओगे वही चीजें बताई गई। उसके साथ अब जैसे 1 फरवरी 2021 में ये तख्ता पलट हुआ, उसके बाद 1 साल के लिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी को वहां पे डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो ऑन्ग सैन सू की हैं, इनको आप कह सकते हो डिटेन कर रखा है इस समय। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये कू है, इस कू का मतलब क्या है? देखो, इसको पी नहीं पढ़ना, यहाँ पे पी साइलेंट है, इसको कू बोला जाएगा। और इसका मतलब ये है कि देखो, जो सरकार की पावर्स हैं उनको गलत तरीके से, इलीगल या फिर वायलेंट सडन तरीके से सीज कर देना, एक साथ एक ही बार में कैप्चर कर लेना। तो वही काम करा गया मिलिट्री के द्वारा, तो उसको उसी वजह से मिलिट्री कू यहाँ पर इसको बोला गया। नाउ
म्यांमार के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे लोकेशन इसकी क्या है, डेमोग्राफी क्या है, कितनी पॉपुलेशन है, कौन सा रिलीजन सबसे ज्यादा है, पॉलिटी, एंड देन इसके बाद इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप के कंपैरिजन में यहाँ पे आप देख पाओगे म्यांमार। अब अगर हम बात करें म्यांमार से कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि अपनी बाउंड्रीज को शेयर करती हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे पहले तो आ जाता है चाइना, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लाओस, एंड देन उसके बाद आ जाता है थाईलैंड, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है बांग्लादेश, फिर उसके बाद इंडिया भी यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। अगर हम बात करें तो इंडिया कितने किलोमीटर की बाउंड्रीज शेयर करता है, तो 1600 किलोमीटर के आसपास है। इससे थोड़ा सा ज्यादा ये मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो 1600 किलोमीटर के आसपास की बाउंड्रीज को शेयर करता है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी पॉपुलेशन की, तो 54 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, मतलब कि 5.4 करोड़ के आसपास की यहाँ की जनसंख्या है। ओके, एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ का सबसे बड़ा शहर, तो उसको बोला जाता है रंगून, जिसको हाल ही में बदलकर यांगोन किया गया। एक तरीके से यांगोन रंगून दोनों बोला जाता है, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। और उसके बाद मेन जो रिलीजन यहाँ पे फॉलो किया जाता है वो है बुद्धिज्म। ओके, हालांकि हमें रोहिंग्या मुस्लिम्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एग्जैक्टली मेन रिलीजन फॉलो किया जाता है वो है बुद्धिज्म। नाउ अब इसकी हम लोग पॉलिटी एंड देन हिस्ट्री को भी कवर करेंगे। नाउ देखो यार, अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को कॉपी लेके बैठना है, मैं आपको कुछ नोट करवाऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग म्यांमार की हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे 1948 में म्यांमार क्या हुआ, आजाद, इसको फ्रीडम मिली। एंड देन उसके बाद आजाद होने के कुछ टाइम बाद 1962 में वहां पर अगेन एक बार आ गया मिलिट्री रूल, यानी पहली बार मिलिट्री रूल इस समय आ चुका था। और जो ये मिलिट्री रूल था वो लगभग 50 साल तक चला। तो आप समझ सकते हो 50 साल तक पहले भी जो मिलिट्री है वो म्यांमार के ऊपर रूल कर चुकी है। देन उसके बाद आता है साल 2008। साल 2008 में म्यांमार के लिए थोड़ी खुशी की बात आई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान लिखा गया। एंड देन उसके बाद आया साल 2010 का टाइम। तो साल 2010 में जो वहां की मिलिट्री थी, जो डिक्टेटरशिप थी वहां की, उन्होंने कोशिश ये करी कि थोड़ा थोड़ा हम लोग डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़े। और म्यांमार उस समय डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ना चालू हो चुका था, मिलिट्री रूल वहां पर थोड़ा सा कमजोर होने लगा था। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो अपने सैंक्शंस लगा रही थी म्यांमार पर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन काफी बुरी होती है किसी कंट्री के अंदर। जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा म्यांमार के लोगों को मारा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर मिलिट्री अपने खुद के नागरिकों को मार रही हो, तो आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन होगी वहां पर। उसके बाद अगर हम बात करें साल 2010 से लेकर साल 2021 तक का जो टाइम है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम आ जाता है म्यांमार के लिए। इस बीच में जो साल 2016 का टाइम पीरियड आया, इसमें जो एनएलडी पार्टी थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, यहाँ पर इस पार्टी के दौरान यहाँ पे जो हमारी लीडर थी ऑन्ग सैन सू की, तो ये इलेक्ट करी गई। और 2016 से लेकर 2021 तक ये म्यांमार की काउंसलर बनी रही, साथ ही साथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफेयर बनी रही। तो आपको ध्यान रखना है, ये 2016 से लेकर 2021 तक जो है, इतने टाइम तक इन्होंने ये पद को बनाए रखा। उसके बाद अब ये 2021 में आया 1 फरवरी, और 1 फरवरी यहाँ पर आ चुका था मिलिट्री को, यानी जो मिलिट्री है उसने वहां पर तख्ता पलट करा। तो ये थी इसकी हिस्ट्री अभी तक। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अब मिलिट्री को लाने के पीछे का क्या मेन रीजन था, कारण क्या था? सबसे पहले आप देख पाओगे यहाँ पे जो 8 नवंबर 2020 अभी निकली है, ठीक है, पिछले साल की, तो म्यांमार के अंदर यहाँ पर जनरल इलेक्शंस हुए। और उस इलेक्शन के अंदर जो ऑन्ग सैन सू ची है वो इलेक्ट होकर आई थी, ठीक है, ये इलेक्ट हो गई थी एज अ लीडर फिर से। अब यहाँ पर ये इलेक्ट हुई, तो जो म्यांमार की मिलिट्री है इनके द्वारा बोला गया जो इलेक्शंस हुए हैं ना, उस इलेक्शन में आप कह सकते हो काफी सारा घोटाला हुआ है। एक तरीके से जो वोटर फ्रॉड देखने को मिला है, लोगों ने 2-2 बार वोट दिया है, इधर उधर वोट दिया है, तो इस तरह की चीजें देखने को मिली। अब ये सब चीजें देखते हुए जो म्यांमार की मिलिट्री है इसने अपील कर दिया यूएन इलेक्शन कमीशन के लिए। और जो यूएन इलेक्शन कमीशन है उसने यहाँ पे जांच पड़ताल बैठाई, और उसके बैठाने के बाद यहाँ पे ये पता चला कि इसमें यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है। इन्होंने म्यांमार की मिलिट्री से बोला ऐसा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, तो आप देख पाओगे म्यांमार ने धीरे धीरे जो मिलिट्री है फिर भी धीरे धीरे उन्होंने कैप्चर करना चालू कर दिया था। क्यों? इसके पीछे का एक और कारण है, ये कारण तो अलग हो गया। एक दूसरा कारण क्या है, देखो बहुत सारी बातें ऐसी फैल रही थी कि अब यहाँ पर जब ये ऑन्ग सैन सू ची आ चुकी हैं एज अ इलेक्टेड जनरल इलेक्शन के तौर पे, आप कह सकते हो लीडर बन चुकी हैं अगेन, तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि जो म्यांमार की मिलिट्री है उसका जो पॉलिटिक्स है उससे काफी हद तक नाता खत्म हो जाएगा।
ऐसा यहाँ पे बातें फैल रही थी। तो म्यांमार की मिलिट्री ने सोचा ऐसा तो होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने धीरे धीरे कैप्चरिंग करनी चालू कर दी और फिर उसके बाद क्या करा, इंटरनेट वगैरह डाउन हुआ और उसके बाद सडनली 1 फरवरी 2021 में हो गया तख्ता पलट। और आज तक आप देख पाओगे लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज जो हमारा महीना है वो मई का महीना है, लगातार आज के टाइम पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल यहाँ पर बताया है कि अभी तक जो डेथ है वो 780 से ज्यादा हो चुकी हैं और वहां के लोगों की। और ये जो डेथ है किसके द्वारा करी गई है, ये म्यांमार की खुद की मिलिट्री के द्वारा। तो आप समझ सकते हो कंट्री की ऐसी सिचुएशन जहां पर खुद की मिलिट्री अपने खुद के लोगों को मार रही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल था इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें तो दुनिया भर से क्या क्या रिएक्शन रहा, यूएस ने इस चीज को देखते हुए क्या बोला, इंडिया ने क्या बोला, आसियान मेंबर्स ने क्या क्या बोला, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ग्लोबल रिएक्शन में अगर हम बात करें यूएसए की, तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने यहाँ पर धमकी दी कि देखो म्यांमार के अंदर अगर ऐसा चलता रहा तो यूएसए इनके ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा। उसके बाद अगर हम बात करें आसियान कंट्रीज की, तो आसियान कंट्री के जो मेंबर है सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन्होंने अपने कंसर्न दिखाए, ये काफी चिंतित हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि थाईलैंड, कैम्बोडिया और फिलीपींस है, इन्होंने बोला कि ये देखो जो मैटर है ना, ये म्यांमार का खुद का इंटरनल मैटर है, वो लोग खुद सुलझा लेंगे। तो आप देख पाओगे क्या क्या रिएक्शन रहा है। और उसके बाद हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने यहाँ पर कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया इतना। एक तरीके से हम देखें तो चाइना की जो चाइना है वो सपोर्ट भी करता है वहां की मिलिट्री को, ऐसा भी यहाँ पर कुछ देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का क्या रिएक्शन रहा है। इंडिया ने अपना पहला पॉइंट ऑफ व्यू रखा, देखो म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी डेफिनेटली होनी चाहिए और इंडिया चाहता है वहां पे डेमोक्रेसी हो। सेकंड चीज क्या है, सेकंड यहाँ पर इंडिया ये भी चाहता है कि इंडिया के रिलेशन जो म्यांमार की मिलिट्री है उससे खराब भी ना हो और वहां पे डेमोक्रेसी भी मेंटेन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मिलिट्री रिलेशंस खराब क्यों ना हो, क्योंकि इंडिया और म्यांमार की मिलिट्री के साथ भी रिलेशंस काफी अच्छे हैं। अब उसी पॉइंट पर आएंगे, इंडियाज रिलेशनशिप विद म्यांमार मिलिट्री। तो यहाँ पे आप देख पाओगे हाल ही में एक विजिट करी गई हमारे फॉरेन सेक्रेटरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, म्यांमार गए वो, म्यांमार में जाकर काफी सारी बातचीत करी गई। उसके ऊपर एक आर्टिकल भी है, आप देख पाओगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड फॉरेन सेक्रेटरी ये विजिट करे म्यांमार में। ओके, नाउ यहाँ पे बताया गया कि जो म्यांमार है उसने लगभग 22 इंडियन इंसर्जेंट्स जो विरोधी थे, विद्रोही थे, ठीक है, उनको जो है हमलों को सौंपा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो मिलिट्री के साथ बातचीत हुई, इसके अंदर डिस्कशन करा गया कि हम लोग 105 जो है एमएम की लाइट आर्टिलरी गन्स को सेल करेंगे। उसके बाद गन बोट्स को सेल करेंगे। फिर उसके बाद लाइट वेट टॉर्पीडोज को सेल करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें के द्वारा आप कह सकते हो जो है कोऑपरेट करा गया। तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारे मिलिट्री के साथ रिलेशंस खराब हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हम लोगों ने म्यांमार के अंदर काफी सारी हेल्प भी प्रोवाइड करवाई है, जैसे कि 1.5 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन भेजे गए, किसके द्वारा, हमारे इंडिया के द्वारा। तो उसके बारे में यहाँ पर आप देख पाओगे बताया गया। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो इंडिया का क्या इंटरेस्ट रहा है म्यांमार के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की, तो इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाए, बहुत सारा डेवलपमेंट किया है म्यांमार के अंदर। ठीक है, तो म्यांमार एक तरीके से काफी ज्यादा जरूरी है इंडिया के लिए और इन दोनों के रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक पॉइंट ये भी आता है सिक्योरिटी। देख पाओगे जो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है वहां पर बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, उसके साथ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और भी कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो इंडिया है उसको आज के टाइम पर जरूरत है म्यांमार के सपोर्ट की, कि जो ये सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं आज के टाइम पर बॉर्डर पर, एक सिक्योरिटी बनाई जा सके, स्टेबिलिटी बनाई जा सके। ओके, तो यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है इंडिया को म्यांमार की, उसके बारे में बताया गया। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन दोनों के रिलेशंस इन्वेस्टमेंट के मामले भी काफी बढ़िया है। तो आप देख पाओगे जो इंडिया ने म्यांमार के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है वो है 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का, और म्यांमार यहाँ पर इसी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है इस पूरे साउथ एशिया रीजन में इंडिया के लिए। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और सेक्टर हैं, जैसे कि यहाँ पे बात करी गई है एनर्जी कोऑपरेशन की। तो एनर्जी कोऑपरेशन में दोनों ही कंट्रीज मिलकर आज के टाइम पर अपनी पार्टनरशिप को और ज्यादा बढ़ा रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अभी इंडिया के द्वारा एक अप्रूव करा गया इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए का, आप कह सकते हो 120 मिलियन यूएस डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट अप्रूव करा गया, किसके लिए, एक ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें थी, ये हमने कुछ रिलेशंस को डिस्कस किया।
तो इस ओवरऑल आर्टिकल को हमने आज पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया है। हमने देखा मिलिट्री कू क्या है, इसकी हिस्ट्री भी देख ली हमने। उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर यह भी कवर कर लिया कि इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो ये जो ओवरऑल आर्टिकल है हमारा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू एवरीवन।